जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थव्यवस्था परिचय। और आगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, और जो भी चीज हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। और अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदा है तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक एक बार आपको देखना है, और दोबारा अगर आप देखते हैं तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, जितना भी हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं और ये आपको क्या होगा, याद हो जाएगा जब आप कॉपी में लिखेंगे। तो आप जरूर कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्या होता है, लाइव क्लास, टेस्ट वगैरह, क्यूज वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी के सभी आपको टेलीग्राम पे ही लिंक दिया जाता है, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको, या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट देना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप की बात करें तो वहां पर क्या है, आपको A to Z, जिसमें कह सकते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारा चीज आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें लगता है, कितना पैसा लगता है, इन सब के बारे में हम आपको कॉल पे बता देंगे। ठीक है, तो कॉल करके बात कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। मान लीजिए हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हमें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा, हमें मूर्ख समझेगा। अरे तू तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स ले लिया है, लेकिन तुमको पता ही नहीं इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको उत्तर में देना है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन अच्छा से समझाएंगे। एक बार समझाने के बाद आपको दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वस्तु मतलब कोई से वस्तु ले सकते हैं, या सेवाओं में क्या होता है, गाड़ी, घोड़ा, बैल जो होता है वो। इसमें क्या हो सकता है, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब सीधी शब्द में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं तथा सेवाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। राइट। अब देखिए, अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो अर्थशास्त्र है वह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ, क्या होता है, अर्थ का अर्थ क्या होता है, धन, और एक का अर्थ होता है शास्त्र, जिसका अध्ययन कहलाता है। तो दोनों मिलकर क्या बना है, अर्थशास्त्र। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप सीधे शब्दों में से बोलेगा कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं, जैसे में गेहूं, चावल, ये सब हो गया इसका, और तथा सेवाओं में जैसे हो गया गाड़ी, घोड़ा जो होता है, उसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। राइट। मुद्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता, बराबर कारखाने के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो आपको उत्तर लिखना है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ, जिसका जन्म 5 जून 1723 ईस्वी में हुआ एवं 17 जुलाई 1790 में उनकी मृत्यु हो गई। वे ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक का प्रकाशित किया। अब इसमें जो खासकर इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आपको समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, आपके लाइफ के लिए तो पूरा ये जरूरी है, कभी भी ये काम आ सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है,
एडम स्मिथ। एक पॉइंट यहाँ पर अच्छा है, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये कलर आपको अच्छा लगे, राइट। एडम स्मिथ में, और एक पुस्तक अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है किसे? एडम स्मिथ को। उन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखा था। कौन? एडम स्मिथ। कौन लिखे थे? एडम स्मिथ। एक बुक लिखे थे जिसका नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। एक बात फिर से बता देते हैं, जो बच्चा टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करिए या कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारा सब्जेक्ट का आपको क्या है, टेस्ट अवेलेबल करा दिया है। जाके आप क्लिक करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर जितना टेस्ट दीजिएगा आपको उतना ही पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करें कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? वेन वाज इकोनॉमिक्स क्रिएटेड, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है इसको कब क्रिएटेड कराया गया था? तो उत्तर में आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा संचालित किया गया था। अब आपको पता है, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाए हुए थे तो ये जो है कनिष्क के शासन काल में कर सकते हैं। किसके? कनिष्क के शासन काल में, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा संचालित किया गया था। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। राज्य व्यवस्था मतलब कि जो राजा से होते हैं, राज्य हो गए, इसके बारे में कर सकते हैं। कृषि व्यवस्था में जो हो गया गेहूं धान वगैरह हो गया। न्याय व्यवस्था में जो हो गया आपका, कहीं जो होता है अन्याय होता है तो उसे न्याय दिलाना, या कोई देश पिछड़ा हुआ है उसे उजागर करना, न्याय दिलाना है होता है। राजनीतिक व्यवस्था में जो आप समझते हैं उन सभी पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करा कि सामान्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब जनरल इकोनॉमी। तो आपको उत्तर में लिखना है कि सामान्य अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम आज चल रहे हैं एक जैसे यहाँ हो गया, यहाँ जा रहे हैं, सफर करते जा रहे थे, सफर में क्या क्या खाते हैं? कभी बिस्कुट खा लेते हैं, कभी चावल दाल, जो भी भात चावल जो भी होता है वो खा लेते हैं। तो सफर में हर चीज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो यही कहा जा रहा है कि सामान्य अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन है। हमारे दैनिक जीवन का अर्थ समझ गए कि हम जहां जहां जाते हैं कुछ खाते हैं, घर पे भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसे हम सामान्य अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे खाना, वस्त्र, सड़क, घर, रेल सेवा, यातायात के साधन, चिकित्सा इत्यादि। हम अभी आपको दैनिक जीवन के बारे में ही बता दिए, आपको याद हो गया होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि दैनिक जीवन के 4 उदाहरण बताए तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा खाना, क्योंकि खाना के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वस्त्र, ये भी ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। और घर, 3 चीज आपको बताना है, या चिकित्सा, ये 4 चीज बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या करा कि हम जानते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास सभी वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। जैसे राजा जो रहता है ना, उसके पास भी सभी वस्तु उपलब्ध नहीं है। कैसे? अगर मान लीजिए एक डोम होता है, डोम जो कि जात से कुछ होता है, पता नहीं, हमको याद नहीं है। डोम को देखिएगा वो क्या करता है, शादी विवाह में कुछ क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा सब लगाता है, हमको इतना और बढ़िया से नहीं पता है। उसे छुपली उपली के शायद बोला जाता है, ये होता है। तो क्या ये राजा के पास अवेलेबल है? नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, दुनिया के नहीं भारत में सबसे अमीर व्यक्ति है और कहा भी जाता है, और वह है, उसके पास सभी चीज अवेलेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे किसी न किसी वस्तु की जरूरत होती है। मुकेश अंबानी को भी कुछ न कुछ वस्तु की जरूरत है, ठीक है। जब समय पड़ता है तो उसे भी कहीं न कहीं से लाना ही पड़ता है, भले वो पैसा में बहुत ज्यादा है तो वो कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास उतनी ही वस्तु या सेवाएं का उपयोग करना चाहता है जिसमें से कुछ ही उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति है, समाज में क्या है, वस्तु और सेवाओं जिसमें कुछ ही उपलब्ध हो पाते हैं या कुछ ही मिल पाते हैं, और इसका उपयोग करते हैं इस प्रकार। जैसे कृषि परिवार का हो गया, बुनकर प्रकार का हो गया, विद्यालय का अध्यापिका का हो गया। इन सब के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर से बोल दिया, अच्छे से समझा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं ना तो थोड़ा सा हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर वीडियो से अच्छा लगता होगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कृषि परिवार में क्या होता है, एक किसान के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण जैसे हो सकता है बैल उल हो गया, वो सब रहता है। संभवतः एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्य का श्रम हो सकता है।
उसके बाद अन्न को उपजाकर उसे बेचकर अपने मुताबिक वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब इसमें हम आपको समझाते हैं, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम आपको अच्छे से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये परिवार है पूरा, इस परिवार में क्या है, एक व्यक्ति, दो आदमी, तीन, चार आदमी है, ठीक है? और इसके पास इतना बड़ा जमीन है, खेत है, ठीक है? ये किसान है और इसके कृषि परिवार के बारे में बोल रहे हैं। और इसके पास एक बैल भी, दो बैल है, क्या है, दो बैल है। और इसके पास थोड़ा सा अनाज भी है। और ये क्या करता है, कृषि परिवार यहाँ पर जाके खेत उत का हलाई उलाई कर क्या करते हैं, थोड़ा सा अनाज इधर सब बीज उज बो देते हैं दो बैल उल के माध्यम से, ठीक है? तो उसके बाद क्या करता है, इस अनाज को उपजाता है, क्या करता है, इस अनाज को उपजाता है। और जो अनाज जितना था, जो अनाज अभी इतना हो गया, ठीक है? मतलब मुकाबला में कह सकते हैं बहुत ज्यादा हो गया। तो उस अनाज को क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्या करते हैं, सेल कर देते हैं किसी व्यक्ति के साथ, या किसी से समझ सकते हैं। और ये जो सेल करते हैं उसके बदले में क्या मिलता है, इसे पैसा मिलता है, पैसा मिलता है ना। और उस पैसा से वो क्या करते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, कपड़ा वगैरह हो गए, वो हो गए, आवास, घर और अच्छा बनवाते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवाएं वगैरह करते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, जिसके पास जितना पैसा रहता है वो ऐसी तरह से खर्चा करते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया कृषि परिवार में किस तरह से कार्य होते हैं। अब देखिए, एक बुनकर परिवार है, क्या है, बुनकर। एक बुनकर के पास धागा है, कुछ कपास तथा कपड़े बुनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सुई वगैरह जो होते हैं वो सब हो सकते हैं। उसके द्वारा बुनकर जो वस्त्र तैयार होता है उसे बेचकर आवश्यकता मुताबिक वस्त्र तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, ये जो बुनकर परिवार है, बुनकर, यहाँ पर वस्त्र हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये तो बुन ही रहा है, उसके तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कृषि ले लीजिए, क्या कृषि बेस्ट होगा, और सेवाएं ले लीजिए तो ठीक होगा। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति के पास कपड़ा बना रहा है और वो कपड़ा उपड़ा क्या कर रहा है, तो क्या करेगा, वो कपड़ा को बेचेगा तो उसके बदले में क्या उसे आएगा, पैसा। तो पैसा से क्या करेगा, अनाज वगैरह खरीदेगा। किससे खरीदेगा, कृषि परिवार से खरीदेगा। कृषि परिवार किससे खरीदेगा, कपड़ा वगैरह, तो बुनकर परिवार से खरीदेगा। तो इसी तरह से होता है, ठीक है? अब आगे देखिए विद्यालय के बारे में क्या कर रहा है। विद्यालय के अध्यापिका, जैसे नहीं होता कि टीचर वगैरह होता है कोई स्कूल के, वो होते हैं। तो देखिए, विद्यालय के शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यकता कौशल होता है, ठीक है? तथा उसे पढ़ाकर रुपया कमा सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षित आपको कर रहे हैं, फिर बच्चे, हम आप हमारे इकोनॉमिक्स का वीडियो देख रहे हैं, इसमें जितना व्यू आएगा, जितना थोड़ा मोड़ा हमें कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है? एक तरह से कर सकते हैं, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो एक तरह से हो गया क्या, इनकम हम कर रहे हैं, जिनसे अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास पैसा आता है, तो हम लैपटॉप खरीदे हैं, थोड़ा सा इन्हीं सब पैसा सबसे, और भविष्य में होगा तो अच्छा सा डिजिटल बोर्ड का सपना देखे, वो होगा तो देखा जाएगा क्या। तो क्या हो रहा है, इसे कौशल बढ़ रहा है धीरे धीरे पढ़ाकर, राइट? ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल में कुछ क्लू देना चाहते हैं। ये किसान परिवार है, ये बुनकर परिवार है, ये टीचर है, ये टीचर टी लिख दिए, और ये है बुनकर बिजनेसमैन लिख दिए, और ये है फार्मर, ठीक है? देखिए, ये इससे काम आता है, ये इससे काम आता है, ये इससे काम आता है, ये इससे काम, ये इससे किसी, देखिए सभी से काम आता है। ऐसा नहीं कि अगर टीचर बन गए हैं तो आपको पैसा आएगा तो आप कुछ नहीं कीजिए, टीचर बनिएगा तो फिर उसके बाद खाना खाने के लिए किसी लगेगा, कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र, तो इस सबको जरूरत है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से हम समझा दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु के सेवा के उत्पादन में संलग्न है। बिल्कुल सही बात है। समाज में जो देखते हैं, अपने गांव देहात में देखिएगा, तो क्या होता है, सभी के सभी व्यक्ति क्या है, किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। ये 100% सही बात है। तो देखिए, समाज के किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों के सामूहिक आवश्यकता तथा उत्पादन के बीच सुसंगता होनी चाहिए। जैसे कृषि परिवार में, देखिए कृषि परिवार में क्या होता है कि उसमें ढेर सारा परिवार होता है, और सब मिलजुल कर क्या करते हैं, कृषि वगैरह करते हैं। तो गांव में जो होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, सामूहिक रूप से कृषि करने पे और ज्यादा उत्पादन हो सकता है, ठीक है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है। बिल्कुल, हमारे पास भी संसाधन की कमी है। जैसे हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता, कैमरा होता, वो होता, फला जो सपना देखते हो, तो क्या हम बहुत अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, अलग बात रहता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी चीज की कमी है। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड की कमी है, एक तरह से कर सकते हैं। तो क्या संसाधन की कमी हो रही है। उसी प्रकार समाज के लोगों के सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी है। और हर समाज, हर जगह, हर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। क्या है, कमी है। और इसका सबसे बड़ा क्या है, इच्छा। इच्छा सबसे बड़ा पाप है। अगर जो इच्छा पर नियंत्रण पा सकता है तो विजय है, लेकिन इच्छा पर नियंत्रण कोई अभी तक पा ही नहीं सकता है जल्दी, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, और देखिए अर्थव्यवस्था में जो होता है कुछ न कुछ समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जीवन के प्रत्येक गतिविधियों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोक्ता आते हैं, जो समाज के प्रत्येक संसाधनों में कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का ज्यादा उत्पादन कर दिए, किसी वस्तु का विनिमय, जैसे एक वस्तु दूसरे हो गया, उपभोक्ता मतलब कि कम यूज कर पाए या नहीं कर पाए, ये सब होता रहता है। ठीक है, जीवन में तो प्रत्येक होना ही चाहिए, राइट। बोलेगा सर इतने फास्ट में बोल दिया, हमको ये समझ में नहीं आया। जैसे ये उत्पादन हो गया, कृषि जैसे उत्पादन किया, जैसे गेहूं का लिया, ठीक है, गेहूं ले लीजिए, गेहूं उत्पादन किया और उस गेहूं को क्या कर दिया, आटा बना दिया। किसमें, ये विनिमय में क्या कर दिया, आटा। ठीक है, आटा। और इस आटा का उपयोग नहीं कर पाया उपभोक्ता, तो क्या हो गया, ये आटा बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यही सब होता है, राइट। आगे देखिए, ये सब समस्या है। आगे देखिए और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। थोड़ा सा मिट, अरे हट जा यार, दिल है कि मानता नहीं। चलिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या तीन है। अब आगे देखिए तीन कौन कौन से है। देखिए, किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। देखिए अब कहा जा रहा है, जैसे हम गेहूं का ही उत्पादन करते, राइट, गेहूं का ही उत्पादन करते हैं, तो कितनी मात्रा में करें और कितना किया जाए, ताकि जो गेहूं हम किए हैं वो सारा का सारा सेल हो जाए और हमें मुनाफा हो। देखिए, समाज में यह निर्णय लेना होता है कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए, ठीक है, लिया जाता है। सबसे पहले है जो खाद्य पदार्थ, वस्तुओं तथा आवास हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। विलासित की वस्तुएं, जैसे विलासित की वस्तु जो हो गया आपके मोबाइल, कार, टीवी, मोटरसाइकिल। विलासित मतलब समझते हैं कि जैसे राजा महाराजा की तरह रहना, अच्छे तरह से रहना, ये सब में कर सकते हैं विलासित की वस्तुएं। तो इसमें मोबाइल, कार, टीवी ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा खासकर आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे खाद्य पदार्थ हम उत्पादन करते हैं, या वस्तुओं का या आवश्यक उत्पादन करते हैं, जैसे रोटी, मकान, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये सब जरूरी है इंसान के लिए, ठीक है। मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह ये सब जरूरी नहीं है, फिर भी इसका विलासित के लिए मतलब कि राजा महाराजा की तरह जीवन बिताने के लिए ये सभी जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए क्या करें, कृषि जनित वस्तुएं। कृषि जनित वस्तु आपको कृषि के नाम से ही पता चलेगा कि गेहूं होगा, चावल होगा, ये सब होगा। तो गेहूं ले लीजिए, चावल हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, ये आपके कृषि जनित में आते हैं, ठीक है। औद्योगिक में जैसे होता है, ये जो गेहूं है, उस गेहूं को क्या करता है, उसको आटा बनाया जाता है, तो औद्योगिक में ही बनाया जाता होगा। तो जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग हो गया, इसमें हो गया। तेल वगैरह हो गया, जैसे आप मान ले सकते हैं सरसों, ठीक है, सरसों। सरसों को देखिएगा तो सरसों को क्या किया जाता है, तेल के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है, किसमें, लघु एवं कुटीर उद्योग में ही किया जाता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये तीनों चीज है, बहुत जरूरी है। सैन्य सेवाओं जिसकी जरूरत नहीं है, बंदूक, मिसाइल, विमान, ये सब जरूरत नहीं है। ये किसको जरूरत है, देश को जरूरत है। किसको जरूरत है, देश को जरूरत है। ये हम सबको जैसे मानव की जरूरत नहीं है, ठीक है। मानव की जरूरत है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राइट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हम समझा रहे हैं। चलिए, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि उपयोग की वस्तु। उपयोग की वस्तु क्या क्या हो सकती है, जैसे मकान, कपड़ा, जूता आदि। निवेश परक वस्तुएं, जैसे मशीन, ये सब हो गया। अब आपको बताना है कि ऊपर के सभी वाक्यों में से किसका उत्पादन सबसे अधिक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे ख्याल से तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करना चाहिए, वो सबसे हम भी बता देते हैं, मेरा भी गेस किया हुआ रहना चाहिए कि हाँ सर आप क्या चाहते हैं। ये भी देखिए, सबसे नंबर वन पे रहना चाहिए कृषि, ठीक है, ये होना चाहिए एक नंबर पे। दूसरा नंबर पे होना चाहिए क्या चीज का, ये होना चाहिए भोजन का, ठीक है। सॉरी, भोजन तो हो ही गया ना। ये हो गया आपका दूसरा नंबर पे, आपका वस्त्र, राइट, वस्त्र ले सकते हैं। तीसरा नंबर पे हो सकता है आपका क्या क्या हो सकता है, तीसरा नंबर पे आप ले सकते हैं मकान, ठीक है। ये तीन चीज जो है ना सबके लिए जरूरी है और रहना भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप तो पढ़े, क्या पढ़े थे कि उत्पाद, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, तो ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। जैसे हमें अगर गेहूं अगर उत्पादन करना है, तो उसके बारे में हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ गेहूं की खेती पहले बुआई होता है, फिर उसमें खाद वगैरह डाला जाता है, पानी उन्हें डाला जाता है, ये सब क्या जाता है, तब वो उत्पादन होगा। अगर हम गेहूं को सीधे छीट देते हैं तो क्या होने वाला है, नहीं। जहां पर 1 कुंटल रोले वाला होता रहता है, जहां पर 20 के लिए होगा, तो क्या इसे होगा, नहीं। तो यही कहा जा रहा है।
तो देखिए क्या करा है कि वस्तुओं तथा इसका उत्पादन, तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए और किस तरह से श्रम का उपयोग किया है या मशीनों का तकनीकी से किया जाए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, मशीन वगैरह से कीजिए तो और अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी कार्य हो सकता है। वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए? अब देखिए वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, जब इसे समझ सकते हैं। इसका उत्पादन किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। किसान किसके लिए करता है? दूसरे के लिए भी करता है और खुद के लिए भी करता है। तो अर्थव्यवस्था के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम मात्रा में उत्पादन किया जाए। न्यूनतम मात्रा मतलब कि न ज्यादा न कम। देखिए सीमांत उत्पादन संभावना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बट हम इसमें थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं बता पाते हैं तो उसके लिए सॉरी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। देखिए ये संभावना वक्र है, अनाज और कपास, ये अनाज और कपास के बीच में कंपेयर किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ संभावना ए है, और अगर अनाज हम कुछ नहीं उगाते हैं, एक ये जमीन है, ठीक है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जमीन है जिसमें हम अनाज की खेती थोड़ा सा भी नहीं करते हैं, और कपास के पूरा खेत में ही खेती करते हैं, पूरा कपास, ठीक है। तो ये आपका संभावना एक में आ गया। तो इसमें क्या हो सकता है? आप भुखमरी के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा में ये आता है 1/9, मतलब कि यहाँ पर आपको इतना में क्या कर सकते हैं? अनाज कर सकते हैं, और 9 में क्या कर सकते हैं? आप वहां पर खाली कपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्थिति इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर नहीं है। तीसरा में जाता है 2 और 7, यहाँ पर 2 आप ले सकते हैं, यहाँ पर ये 7 में आपका क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन ये भी ज्यादा खासकर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है ये वाला। आपको बताते हैं, ये 3 और 4 जो देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 3 ले सकते हैं, यहाँ पर अनाज कर लीजिए, क्या कर लीजिए? अनाज, और यहाँ पर क्या कर लीजिए? कपास। तो इस तरह से हो सकता है। ये है आपका संभावना वक्र, जिसमें अगर कह सकते हैं ये माइनस दिखाया जाता है, ठीक है। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे तो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहा कि आर्थिक क्रियाकलापों का अयोग्य क्या है? आयोजन, आयोजन, ठीक है। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तियों पर निर्भर होती है। क्या कहती है? किस पे निर्भर होती है? व्यक्तियों पर निर्भर होती है। यह सरकार के सत्ता द्वारा नियोजित ढंग से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उपभोग ये सब सरकार द्वारा किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात आदि। देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें प्रश्न को समझना जरूरी है, अच्छा भी है टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है। क्या करा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, जिसमें हम आपको बताए थे, सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन कितना किया जाए? विनिमय, जिसमें उत्पादन को उसी को दोबारा से किया जाता है, उपभोक्ता जो कि हम सब हो गए, सरकार द्वारा किए जाते हैं। जैसे अगर देखिएगा, अगर गांव देहात में या टाउनों में देखिएगा तो अभी भी चलता है इंदिरावास, सॉरी इंदिरावास कहा गया, क्या कहते हैं, राशन मिलता है, जो कि अनाज और सॉरी चावल और गेहूं मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब उपलब्ध सरकार के द्वारा कराती है। अब देखिए आगे क्या करें कि बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं? वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थान पर मिलते हैं, जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, अथवा इंटरनेट द्वारा, फोन द्वारा आदि। अब समझिए इसमें क्या करा है, अच्छा सा गजब सा बात बोला गया है। देखिए यहाँ पर जैसे ये हटिया है या बाजार है, कुछ भी कर सकते हैं, हटिया भी बोलता है, बाजार भी बोलता है, बहुत जगह, कोई कोई जगह तो हटिया कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति पहले से आया होता है, और ये गांव हो गया, क्या हो गया? गांव हो गया। और यहाँ से गांव से व्यक्ति जाता है और यहाँ से क्या करते हैं? सामान वगैरह खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था कराते हैं। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शहर के सुपर बाजार, जहां पर जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जो जगह है, यहाँ पर क्या होता है? सुपर बाजार होता है। यहाँ पर जाके क्या करते हैं? आदमी जाके वहां पर ढेर सारा सामान खरीदते हैं। और एक होता है इंटरनेट द्वारा, जैसे हम अभी घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ से ऑर्डर कर देंगे कि कोई सामान लाना है, वो फटाक दवा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, या फोन के द्वारा, राइट। जिस वस्तु की मांग अधिक मात्रा में होने लगती है तो उस वस्तु की वृद्धि होने लगती है, या कह सकते हैं जिस वस्तु की मांग ज्यादा होने लगती है उस वस्तु की वृद्धि होने लगती है पैसा में। जैसे मान लीजिए पार्ले जी का दाम था पहले 3 रुपया, और इसकी मांग जो है लाखों में स्टार्ट हो जाए मांगना, तो क्या होगा? ये पार्ले जी 5 रुपए चला जाएगा। ये नियम है, जिस चीज की कीमत बढ़ने लगती है
उसकी उसका पैसा भी बढ़ने लगता है। जिस वस्तु की कीमत घटने लगती है उसी तरह से उसका भी घटने लगता है, राइट। तो यही यहाँ पर करा कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक मतलब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें यही कहा जा रहा है जिससे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ने लगता है, घटती है तो पैसा भी घटने लगती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपके सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक तथा माइक्रो इकोनॉमिक, इन दोनों में मैक्रो मैक्रो है, ये मैक्रो, या मैक्रो है या मिक्रो है, राइट, यही शायद हो सकता है। देखिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था और यहाँ पर समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन करते हैं। इसको देखिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बाजार, जैसे छोटे छोटे बाजार होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रोजगार जो होता है, बड़े बड़े शहरों में हम जाके जो काम वगैरह करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था में। एक पॉइंट मिल गया। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन का कीमत से संबंधित है। मतलब इसमें क्या होता है, फर्म, जैसे मुर्गा फार्म देखे हैं वो हो गया, उद्योग के द्वारा इसे करते हैं, उत्पादन करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण कुल उत्पादन का तथा सामान्य कीमत स्तर से संबंधित है। इसमें ये संबंधित होती है। इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति होती है, ठीक है। इसका जो मुख्य लक्षण क्या होता है, तो मांगा जाता है तो वो पूर्ति करता है, पूर्ति होता है तो मांगता है, ठीक है। इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति, ये दोनों होता है, इसमें भी है और इसमें सेम टू सेम है, हल्का कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, वैसे समष्टि अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह समष्टि अर्थव्यवस्था है इसमें किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका जो कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं चैप्टर 1 का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आना है गूगल पे, क्या करना है, गूगल पे आपको आना है, गूगल पे, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पर गूगल खुल गया। गूगल पे खुलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या है, सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सर्च कीजिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखे। इसके बाद यहाँ पर जो भी पीडीएफ डाला होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और चाहे तो हाल फिलहाल में आप चाहे टेस्ट भी दे सकते हैं, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें देना है, क्या चीज का टेस्ट देना है, तो आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा किस चीज का आप टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्या हो गया भाई, खुल जा सिमसिम, नहीं खुल रहा है, खुल जा। चलिए छोड़िए हटाइए, खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर A to Z वीडियो मिलेगा, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि आपको चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 300 से 500 लेके ऑब्जेक्टिव रहेगा, गेस की आवाज 100 से 150, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारा चीज है। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। अब मिलते हैं आपको सब्जेक्टिव में, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।